नमस्कार दोस्तों, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं हजरा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 10 नवंबर परीक्षा की तिथि जो अब बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो आपकी तैयारी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ सैम्पल पेपर जो 4 फरवरी 2023 का पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं सीटेट परीक्षा 2022 जो हुई थी उसमें 4 फरवरी 2023 का ये पेपर हुआ था। तो उस सैम्पल पेपर की जानकारी आज हम पूरी तरह से लेंगे, पूरी तरह से इसको हल करेंगे, समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका मतलब कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो ये कौन सा राज्य होगा? केरल, असम, तेलंगाना या फिर ओडिशा। तो ऐसा किस राज्य में होता है? तो ऐसा होता है केरल राज्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी जानकारी इसमें दी गई है। असम का प्रमुख व्यंजन मासोर टेंगा करी है। इसमें मछली को धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ पकाया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मिजोरम के जंगल में झूम खेती होती है, झूम कृषि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। ऑप्शन बी, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आपके सामने है। आफ्टर कटिंग मतलब एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता, ये विचार है। और इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बीज बोने से इस भूमि को गहरा जोता जाता है, बीज बोने से पहले। ऑप्शन डी है, कथन डी है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अगला कथन है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। अब देखते हैं सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी है बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी है सी, डी और ई। ऑप्शन नंबर डी है ए, बी और ई। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ए, बी और ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। देखते हैं नीचे दिए गए पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, इसका हल है। क्या है देखते हैं ऑप्शन। पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डामोन यानी इलायची, मस्टर्ड यानी सरसों, क्लोव यानी लौंग। सो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च। आप समझ गए होंगे पंक्तियों को पढ़कर कि काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, इस तरह से। तो ये क्या होती है? काली मिर्च, पीपर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो अपनी एक मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? बाज जो है, ईगल जिसे कहते हैं, सिल्क वॉर्म मतलब रेशम कीट, मच्छर मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई यानी तितली। सो कौन है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट। ये जो है अपने मतलब उसकी मादा को उसकी गंध से दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम
डाला हुआ गर्म कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी जिसे अभी हम कहते हैं एट प्रेजेंट, पीना पसंद करते हैं। मतलब उस शहर को चुनिए जहां अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलोंग, मैसूर, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में ऐसा होता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब श्रीनगर जो है कि अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट मतलब ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। अब ये राज्य होना चाहिए, कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, झारखंड है या फिर असम है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। तो यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम है। ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन ए है 22 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 21 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 20 किलोमीटर या ऑप्शन डी 19 किलोमीटर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं टूरिस्ट गाइड के मानचित्र में दिए गए पैमाने को अनुसार 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर दिया गया है। अब 21.2 सेंटीमीटर ये दूरी है तो दोनों स्थलों के बीच की मानक दूरी बराबर 21.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोनों स्थलों के बीच की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर, तो 21.2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 21.2 गुणा 990 बराबर 20,988 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो निकटतम दूरी कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने यानी होने वाले 2 रोगों के युग्म को चुनिए। ऑप्शन है मलेरिया और मियादी बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू, हैज़ा और मियादी बुखार यानी टाइफाइड, डेंगू और हैज़ा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि चिकनगुनिया और डेंगू जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के जोड़े हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल मतलब जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को वो स्पष्ट देख सकते हैं। कौवा और चील, बाज और गिद्ध, शकरखोरा और बाज या कौवा और गिद्ध। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बाज और गिद्ध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? मिजोरम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, किसी छात्र का घर x और उसका विद्यालय y पर है तथा x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वे छात्र पहले A पर जाता है जो x के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो C के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा है। देखते हैं ऑप्शन, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूर्व है या उत्तर पश्चिम है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 60 मीटर। ये देख लेते हैं आप यहाँ पर कि पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर पश्चिम,
और दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। इस तरह से पूरी ये दिशाएं सूचक दिए गए हैं आपके समक्ष। तो 60 मीटर की ये दूरी विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है। निकटतम देखते हैं, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 59 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 62 किलोमीटर प्रति घंटा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि 22 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन 24 माइनस 20:30 बराबर 3:30, ठीक है। ये घट गया इसमें से, मतलब 3-3.5 घंटा। 23 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन बराबर 24 घंटा। 24 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन बराबर 3, ठीक है ना, 3 बजे तक। तो कुल लगा समय 30 घंटा 30 मिनट बराबर 30.5 घंटा, ठीक है। तो कुल दूरी तय की 1877 किलोमीटर। औसत चाल जब हमें निकालना है तो कुल दूरी बटे में कुल समय आ जाएगा। तो 1877 बटे में 30.5 हो जाएगा। तो 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 3 सीमा अंतर्गत प्रदेश है, मतलब सीमा के अंतर्गत जो है वो प्रदेश कौन से हैं, राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड या गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि मध्य प्रदेश के 3 सीमा अंतर्गत प्रदेश कौन से हैं? सो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर गुजरात, केरल और तेलंगाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल यानी जोड़ा चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, नागालैंड और लद्दाख या मणिपुर और मेघालय। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी समसमूह दबाव पर, मतलब समसमूह दबाव पर थी, सामाजिक कौशलों पर थी, सहयोगी कौशलों पर या फिर संज्ञान पर। तो मतलब अवधान मतलब अटेंशन, स्मरण शक्ति जो याद करने के रिकॉल करना है, स्मरण शक्ति जो है आपकी मेमोराइज करना, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। तो वे किस पर संकेंद्रित थी? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कॉग्निशन पर, मतलब संज्ञान पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि या फिर उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ईवीएस के एक शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों के आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? देखते हैं। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक
व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। या शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। सो क्वेश्चन क्या है आपका कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। तो देख लेते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी और डी सही है। या ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है इसके, देखते हैं इसका जो सेंटेंस कथन जो है इनको कैसे आपको सही उसमें व्यवस्थित करना है। देखिए, क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना या फिर प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। CADB मतलब CADB इस तरह का इनका प्रारूप रहेगा, या ABCD रहेगा, या CABD होगा, या DCAB होगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। C पहले आएगा, A दूसरे नंबर पर आएगा, D जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा और B जो है वो 4th नंबर पर आएगा। मतलब ये इसका सही प्रारूप रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पहले योजना बनाना, क्रियाकलाप का संपादन, प्रक्रम पर विचार चिंतन करना और पुनरावृत्ति सबसे बाद में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, या विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। देखते हैं, ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, मतलब पहेलियाँ क्या करती हैं? विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, या विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, कि बच्चे लॉजिक लगा सकें, उससे योग्य बन सकें, उनका लॉजिक डेवलपमेंट हो सके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, या विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, उन्हें सेंसिटिव बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनाना सीखी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का।
या फिर ये कहें जिससे कि वे अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, या विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। सो ऑप्शन देखते हैं बी एंड सी, मतलब बी और सी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी है ए, बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी है ए और सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ए और बी कथन दोनों सही है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, जिससे भी कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसको रिपीट करेंगे मेन पॉइंट को, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, या उसे पढ़िए और पढ़ाइए ऐसा कुछ करेंगे, या समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, प्रधान अध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, या फिर विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है क्वेश्चन? कि आरती के विद्यालय में ईवीएस मतलब एनवायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उद्देश्य उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर, या फिर बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, का अपने विषय पर अधिकार हो, या विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे, मतलब गृह कार्य जरूर दें, नियमित रूप से दें, विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। सो राइट आंसर क्या है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक ऑप्शन नंबर ए विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन भी करे, उसमें जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं उस पर बच्चों से कार्य करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? नियत करना मतलब डिटरमाइनिंग करना, प्रेक्षण करना ऑब्जर्विंग करना, प्रेडिक्टिंग करना पूर्वानुमान लगाना, या इन्फरिंग करना निष्कर्ष निकालना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियत करना, डिटरमिनिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? कक्षा 2 और 3 में, कक्षा 3, 4 और 5 में, कक्षा 6 और 7 में, या कक्षा 9 और 10 में। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन नंबर बी कि 3, 4 और 5 तक ही पर्यावरण का समावेश होता है। मतलब यह विषय पर्यावरण जो है वो कक्षा 3, 4 और 5 तक चलता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, कक्षा में बच्चों को
कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को किस तरह समझाएंगे। तो आप समझाएंगे कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.